हेलो एवरीवन। जहां हम लास्ट लेक्चर में अपने काइनेटिक्स में रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है उन दोनों के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया, जहां पे हमने न्यूमेरिकल्स देखे किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज हम उसी से आगे बात करेंगे, जहां पे हम बात करने वाले हैं अपने फैक्टर पे कि किस फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंसी किन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यदि हम एक चीज देखें तो हमारे पास मान लो सपोज करो कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन है, वो A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। हमारे पास कोई भी रिएक्शन है। अब हमें एक बात पता है, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो होता क्या है उसमें कि रिएक्टेंट डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। ये चीज हम पढ़ते हैं और ये हमें बार बार पढ़ने में आई है, बार बार हम पढ़ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, अब हमें होगा क्या, यहां पे क्या चीज मिलेगी कि सबसे पहली चीज तो ये कोई भी रिएक्शन होती है तो वो क्या होती है, इस रिएक्शन में ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अगर मेरे पास में कोई भी रिएक्शन होगी तो वो रिएक्शन कब होगी, जब ए पार्टिकल, ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल, क्योंकि रिएक्टेंट तो यही है, इन दोनों में जितना अच्छे से कोलिजन होगा, जितने अच्छे से टकराएंगे एक दूसरे से, क्योंकि रिएक्शन तभी होगी ना भाई। अगर यदि मान लो सपोज करो कोई भी प्रोडक्ट देना है तो वो कब मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब उनके अंदर कोलिजन अच्छा होगा। अगर यदि ये ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल अच्छे से कोलाइड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से तो इनके बीच में रिएक्शन अच्छी नहीं होगी। क्लियर है। और ये जैसे कोलिजन जितना फास्ट होगा, वो फास्ट कब होगा, किस पे डिपेंड करेगा, इन्हीं को हम फैक्टर ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास में इनमें अगर ए और बी है, कोलिजन अच्छा कब होगा, तो हम सबसे पहली बात करते हैं कंसंट्रेशन के साथ में। सबसे पहली चीज तो हमारे पास यही होती है कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन किस तरीके से डिपेंड करवाती है, आज हम सिर्फ यहां पे लिस्ट बनाएंगे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। सिर्फ अभी आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है, कोलिजन क्या है, क्योंकि उसके बाद जो आपके टॉपिक बनते जाएंगे वो अलग 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 बनते जाएंगे। कैसे, सबसे पहला कंसंट्रेशन पे, क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंसंट्रेशन होगी, कोई भी रिएक्टेंट जितनी अमाउंट में ज्यादा होगा, अगर ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आपस में जब कोलाइड करेंगे तो कोलिजन जब उनमें होगा तो उतनी फास्ट वो रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, पहली चीज हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, अगर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनमें कोलिजन भी फास्ट होगा, कोलिजन फास्ट होगा तो उस पर भी डिपेंड करेगा। चलो ठीक है। तीसरा फैक्टर जहां पे हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, भाई अगर मान लो सपोज करो मैं किसी भी गैस को प्रेशर अप्लाई करके, कोई भी गैसेस कंपोनेंट है, अगर मैं उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो वो क्या होगा, वो उतनी ही फास्ट उनमें बम्बार्डमेंट होगी, उतनी फास्ट वो रिएक्शन करेंगे। क्लियर, तो प्रेशर पे डिपेंड होता है। चौथा फैक्टर, अगर यदि हम बात करें कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट भी आते हैं हमारी रिएक्शन में, बिल्कुल कैटलिस्ट आते हैं। कैटलिस्ट कैसे आते हैं भाई, कैटलिस्ट हमने एक चीज सुनी है, कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। कोई रिएक्शन होती है वो धीरे 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 हो रही है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जैसे हमने कैटलिस्ट उसमें ऐड किया बहुत फास्ट एकदम से उसकी स्पीड अप हो जाती है रिएक्शन, तो कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर रही है। और पांचवी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हम एक चीज तो देखना ही भूल गए, वो क्या, अगर मान लो सपोज करो मेरे रिएक्टेंट ए है, कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो डेट टाइप के, वो टूटते ही नहीं है, उनमें रिएक्शन कैसे होगी, अगर यदि उनमें कोलिजन हुआ चलो ठीक है कोलोइड करके, लेकिन अब वो कंपोनेंट टूटेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या होगा, पुराने बॉन्ड टूटना नए बॉन्ड बनना, वही तो होता है। अगर इनमें कोलिजन हुआ, अगर यदि ये रिएक्टेंट टूटे ही ना तो फिर क्या रिएक्शन होगी, बात क्लियर है। तो इसका मतलब मेरे पास में पांचवा फैक्टर होगा वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट कह रहा हूं, या रिएक्टेंट होगा। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, किस तरीके से वो रिएक्शन करेंगे, किस तरीके से वो रिएक्शन नहीं करेंगे या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, हम इन सभी फैक्टर्स को सेपरेटली पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन पे किस तरीके से, टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट का इफेक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये सब चीजें हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला हमारा फैक्टर है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन ध्यान से समझना है। अगर यदि जो अब बात बताई जाएगी अगर वो समझ में आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल आराम से जो भी अब पढ़ेंगे, जहां से हमारी काइनेटिक स्टार्ट होती है वो यहां से है। बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टर्म है कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये है, कुछ जो भी रिएक्शन होनी है, जैसे मान लो सपोज करो, पहली चीज मैं यहां पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। मेरी कोई भी एक रिएक्शन है, अगर यदि मैं इस रिएक्शन को बैलेंसिंग करता हूं तो मेरे पास ये आता है ए बी सी और डी। ये बना। कोई रिएक्शन ऐसी होती है या रिएक्शंस हैं वो दो टाइप की होती है। रिएक्शंस हैं वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास में एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरी होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शंस दो टाइप की। जैसे मान लो सपोज करो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास में दो तरीके के लोग हैं। एक आदमी है मेरे पास ए, ठीक है, कोई भी एक ए बंदा है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सादा विचार है, बिल्कुल आराम से, उसमें किसी भी तरीके के कोई ऐब नहीं है। ठीक है, अगर यदि वो यहां से चलता है और उसको पहुंचना है किसी भी एक लोकेशन पे, जैसे मान लो सपोज करो आप यहां पे खड़े हो जहां पे आपका घर है और आपको जाना है स्कूल में, आप यहां से यहां पे जा रहे हो। ठीक है, आप इस पॉइंट से चले इस पॉइंट तक जाना है, आप एकदम, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है आप यहां से चल रहे हो और एकदम स्ट्रेट गए सीधे स्कूल में जाके रुके, आपको कोई और मतलब नहीं है बीच में क्या रास्ता है, बीच में किधर जाना है, कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आपको पता है यहां से यहां तक जाने के लिए 15 मिनट लगते हैं, तो आप यहां से चलोगे, जैसे 8 बजे स्कूल लगा तो आप यहां से चले 7:45 पौने 8 बजे और 8 बजे आप पहुंच गए बिल्कुल स्ट्रेट। आपको बिल्कुल यही पता है कि स्कूल जाना है कहां से, घर से, आप घर से चले स्कूल पहुंच गए, कोई डेविएशन नहीं, सिंपल सीधा रास्ता। ठीक है, एक दूसरी टाइप के लोग होते हैं जिनको पता है 8 बजे स्कूल लगना है, आपको यहां पहुंचना है 8 बजे, वो घर से चल पड़ेंगे 7 बजे ही, क्योंकि ये पढ़ते बहुत ज्यादा है। अब ये क्या करेंगे, यहां से जाएंगे, बीच में रास्ते में कहीं रुकेंगे, अपने फ्रेंड के पास जाएंगे या कहीं खेलने लगेंगे, फिर उसके बाद में यहां से घूमेंगे, फिर चलेंगे और आगे चलेंगे और आगे चलेंगे। मतलब इन्होंने क्या किया, रास्ता तो यही था, बनना तो यहां से यहां पे था, होना तो यही था, यहां से यहां पे जाना है, लेकिन हो क्या रहा है, यहां से पहले यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए। मतलब इन्होंने रास्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि जिसको हम अज्यूम ही नहीं कर सकते, मान ही नहीं रहे हैं। मतलब अगर यदि हम रियल देखें, अगर यदि हम जो ऑब्जर्व करते हैं, हमने तो क्या पता चला, फाइनल यहां पे यहां पहुंच गया, यहां से यहां पे पहुंचे, इसका मतलब क्या है, वो स्कूल तो गए, ऑब्वियस सी बात है, जब वो यहां से चला यहां पे पहुंचे, लेकिन गया कैसे? हम तो यही मान के चल रहे कि वो ऐसे है, लेकिन जब हम इसको एक दिन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, नोटिस करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता चला कि इसके पास जो एक्चुअलिटी है वो डिफरेंट है, वो अलग है। कैसे? इन सब चीजों को हम इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसे बड़े ध्यान से समझना है। ये चीज अगर समझ आ गई तो हम बहुत आराम से काइनेटिक्स का जिस कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ना चाहते हैं वो हम बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। देखो, एलिमेंट्री का मतलब होता है कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको अगर यदि मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं,
मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, तो मैंने जैसे ही रिएक्टेंट आपस में मिक्स किए वो तुरंत प्रोडक्ट दे देते हैं बिना किसी डेविएशन के, वो डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट दे देते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मैं एसिड को बेस में डिसोल्व करता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में डिसोल्व हुए तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। हमें कुछ भी अलग डेविएशन नहीं मिलता, इसमें कुछ नहीं मिलता, हमें बिल्कुल स्ट्रेट कि भाई अगर एसिड आएगा तो वो बेस के साथ मिलेगा तो सीधा वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाता है, और वो भी सॉल्ट और वाटर, कुछ और अलग चीज नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? तो ऐसी रिएक्शन जो किसी एक सिंगल स्टेप में हो जाती है, किसी भी सिंगल स्टेप में हमें कोई भी डेविएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरीके का कोई डेविएशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है वो रिएक्शन सीधा प्रोडक्ट देने लग रही है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन से एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? दूसरी तरफ चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है मुझे मालूम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मेरा कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो रिएक्शन होगी तो उसमें रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज हम जान रहे हैं, हमने देखा कि रिएक्टेंट हमने लिया था, प्रोडक्ट हमें मिल गया, ये तो हमने सिर्फ ऑब्जर्व किए, हमने सिर्फ देखा है। अब हम एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको एक बार क्लियर देखना चाहते हैं, रियल में देखना चाहते हैं। अब हमें पता चला कि जब ये रिएक्शन में रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करने लग रहे हैं, तो उससे पहले ये किसी ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है या किसी अदर प्रोडक्ट को बनाने लग रहा है या पहले कुछ और कंपोनेंट बना रहा है जो इंटरमीडिएट है, हम ये कह सकते हैं इंटरमीडिएट है। मान लो सपोज करो मेरे पास में A प्लस बी दोनों मिले और मेरे पास में C प्लस डी दिया। ठीक है, मुझे पता चला कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं या एक कंडीशन ऐसी है जहां पे, या मैं ये कह सकता हूं इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए मेरे पास केवल और केवल पहले सिर्फ और सिर्फ ए ही रिएक्शन कर रहा है। पहले ए डिसोसिएट हुआ, उसके बाद जो ये डिसोसिएट हो रहा है उसके बाद में बी है वो डिसोसिएटेड कंपोनेंट के साथ में मिल रहा है, फिर प्रोडक्ट मिल रहा है। मुझे क्या मिला है? मुझे इंटरमीडिएट मिल रहा है कुछ, मुझे एक स्टेप ऐसा आ रहा है जहां पे रिएक्शन तो हो रही है लेकिन सिर्फ पहले रिएक्टेंट में ए ही रिएक्शन कर रहा है, बी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है अभी तक। यहां पे बी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है और हम क्या मान रहे हैं, ए और बी दोनों के दोनों साथ रिएक्शन कर रहे हैं। एक स्टेप तो ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों आपस में रिएक्शन करके जाए और फिर मेरा प्रोडक्ट मिले। तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास जब हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो किसी भी एक सिंगल स्टेप में नहीं होती। मतलब चाहे वो 2 स्टेप में हो, 3 स्टेप में हो, फर्दर 10 स्टेप में हो, किसी में भी हो सकती है लेकिन उसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहां से आती है, और वो क्या आती है, क्या होता है, ध्यान से देखना। सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसके लिए रेट लिखने की कोशिश करते हैं, इस रिएक्शन के लिए रेट लिखने की कोशिश करेंगे। क्या ये हमारी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन है, कोई सी भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसमें हम रेट को मेंशन करते हैं। ध्यान से समझना आप, क्योंकि हमने क्या बोला है, जब एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा, किसका होगा, वो रिएक्टेंट का होगा। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे। अब इनके अंदर कोलिजन होगा, ए और बी आपस में कोलोइड करेंगे, और कोलोइड करेंगे कैसे करेंगे, जब उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, उतना ही फास्ट इनमें कोलिजन, उतना ही फास्ट होगा। तो अगर यदि मैं यहां से रेट लिखने की कोशिश करूं, रेट ए के लिए, तो ए रिएक्ट कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो मेरी ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी तरफ मैं रेट बी के लिए लिखूंगा तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी की कंसंट्रेशन के, बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा ही तो है, क्लियर।
अगर यदि ये रेट ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने एक वर्ड पढ़ा या एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये पढ़ा है। वो क्या कहता है कि कोई भी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन टर्म के, लेकिन साथ में क्या, जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, ध्यान देना है, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट इज ए, वो उसकी पावर में चला जाता है, बी दैट इज पावर बी, चला गया। अगर यदि मैं इस रिएक्शन को यहां से खोलूं तो मेरे पास रेट क्या आ जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर ए और बी की पावर बी। मेरे पास यहां से कौन सी रिएक्शन के लिए आया है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन किस रिएक्शन के लिए बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन के लिए, ए की पावर ए बी की पावर बी। क्लियर हो गया, ये हमने यहां से लिख दिया, ठीक है। अगर यदि मैं दूसरी तरफ चलता हूं जहां पे हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में अब मेरे पास में ये जो ए है, इसके लिए बात तो वही है, रिएक्टेंट है तो मेरे पास में रेट, अगर ये रिएक्शन है सेम है, अगर यदि ये कॉम्प्लेक्स स्टेप में हो रही है तो हम क्या लिखते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो हम यहां पे पढ़ते हैं, ए कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी तरफ हम लिखते हैं रेट बी के लिए, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी की कंसंट्रेशन के। लेकिन 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 यहां पे आ जाती है एक बात निकल के, और वो क्या, क्योंकि हम यहां पे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उनके लिए जब हम रेट ऑब्जर्व करते हैं, जब हम रेट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो ए है इसकी पावर एक्स बनती है, इसकी पावर वाई बनती है। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो इसके बराबर हो। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम जो भी रेट पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जैसे एग्जांपल लेके करेंगे, एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को। रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी की कंसंट्रेशन का, लेकिन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में भी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने इसको रेट को निकाला, कैलकुलेट किया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन की पावर एक्स की पावर वाई, और इस लॉ को हम कह देते हैं रेट लॉ। जब हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी उसके लिए जब हम रेट मेंशन करते हैं तो उसको बोल देते हैं हम रेट लॉ ऑफ द इक्वेशन, रेट लॉ। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, ये हम कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, ये हमेशा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हम चेक करते हैं, हम देख के बताते हैं कि भाई वो किस रेट से गए। जिस दिन हमने ऑब्जर्व किया, मान लो हम यहां से यहां पे जा रहे हैं, जिस दिन हमने ऑब्जर्व किया कि वो किधर किधर घूम के जा रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उस दिन हमें पता चला जिस दिन हमने एक्सपेरिमेंट किया, अदरवाइज हम तब तक तो यही मान के चल रहे थे। अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे, जब तक हम एक एलिमेंट्री, क्योंकि हमें तो यही लग रहा था ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है। लेकिन जिस दिन हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस दिन हमें रेट का पता चला, और वो रेट कहां से कहां पे जा रहा है वो हमने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया। ठीक हुआ, ठीक बात हो गई। अब देखो, जैसे यहां पे मैं इसी इक्वेशन को, हमें जो पढ़ना है वो इसको पढ़ना है, पूरे का पूरा इसको क्लियरली एक्सप्लेन करना है। क्लियर? देखो क्या होता है, अगर यदि हम यहां पे अज्यूम करें क्या, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, यही होगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के। ध्यान से समझना है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, बी की पावर वाई। अब अगर यदि हम इस रिएक्शन को देखें तो हमारे पास में जो यहां पे x है
जो यहां पे y है, अगर इन दोनों का समेशन करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऑर्डर बन जाता है, जिसको हम n से इंडिकेट करते हैं। x प्लस वाई, इन दोनों का समेशन, क्या जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है x, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन का नहीं है, ये x जो पावर है और b की पावर, इन दोनों का अगर यदि हम समेशन करते हैं तो हमारे पास में ये निकल के आता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ध्यान देना है, मैंने ये नहीं बोला ये मैंने बोला है ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है ये, ओवरऑल रिएक्शन। अगर मेरे को ये बोला है विद रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास में ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब क्या है, एक्स है, इसका मतलब ये ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज वाई, नॉट एक्स प्लस वाई। ये मेरे पास में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। किसी भी रिएक्शन के लिए जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा एक्स प्लस वाई, इन दोनों पावर्स का समेशन होगा। ठीक है, पहली चीज तो मैं ऑर्डर के बारे में समझने की कोशिश करता हूं, तो वो समेशन हो गया इन दोनों के बराबर। ठीक है, अब ऑर्डर से मुझे क्या क्या चीजें पता चलती है। सबसे पहली चीज कि जो ऑर्डर की वैल्यू है, जो मेरे पास में n की वैल्यू है, ये मे बी 0 हो सकती है, मे बी पॉजिटिव हो सकती है, मे बी फ्रैक्शन हो सकती है, और मे बी नेगेटिव हो सकती है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है मेरे पास में कि ये वैल्यू हमेशा जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको देख के आएगी, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो सपोज करो, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक रिएक्शन लिखी H2 प्लस Cl2, और ये क्या देता है, ये देता है मेरे पास में HCl ट्वाइस ऑफ HCl। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। हम क्या मान के चल रहे हैं, जो हमने पढ़ा है रेट ऑफ, किसके लिए हम ये मान के चल रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, लॉ ऑफ मास एक्शन, वही लिखते हैं। अगर यदि मैं इसके लिए रेट लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, के, कोई भी कांस्टेंट है के, ठीक है, इनटू ए की पावर, जब मैं रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूं तो H2Cl2 यही बन रहा है, मतलब मैं ए की जगह H2 लिखता हूं, H2 की पावर 1 Cl2 की पावर 1, मैं ये लिख सकता हूं। कब, जब मैं अपनी मर्जी से, जब मैं इसको मान के चल रहा हूं कि ये बहुत शरीफ बच्चे हैं, बहुत शरीफ हैं, इनके पास में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये सीधा स्कूल जा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। अभी नहीं पता है हमें कि क्या ये एक्चुअलिटी है, नहीं पता है। जब मैं एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता हूं, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, मैं इस रिएक्शन को देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं। जिस दिन मेरे को देखने का मौका मिला, मैं यहां पे रेट निकालता हूं, और मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने देखा K इंटू H की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। वाह बे वाह, कमाल हो गया। कमाल क्या हुआ, कमाल ये हो गया कि मेरे पास में यहां पे H2 जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 लेके चल रहे हैं, जब हमने इसको एलिमेंट्री माना तब तो ये होना चाहिए था, हमारे हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन हमारा हिसाब ये नहीं है। हमारा हिसाब क्या है, हम इसको देखते हैं तो H2 की पावर 0, Cl2 की पावर 0, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो इनकी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड नहीं कर रहे। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो रिएक्शन है, इसकी जो रेट है, वो ना तो H2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, और ना ही वो Cl2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अमोनिया की रिएक्शन को देखा है आपने, अमोनिया की रिएक्शन देखिए, उसमें अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में अमोनिया बनने लग रहे हैं, तो हमारे पास उसमें भी 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो यहां से एक, अगर यदि हम कॉमन एग्जांपल देख रहे हैं जहां पे हमने यहां से कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन क्या निकाला, मैंने यहां पे लिख दिया रेट इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना इस बात को बिल्कुल क्लियरली एकदम, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू H2 की पावर 0
और Cl2 की पावर 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इस रिएक्शन से हमने ये लिखा है। अगर यदि हम यहां से ऑर्डर बोले, अगर मेरे को ऑर्डर बोला है तो इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास में 0+0, इसका और इसका दोनों का समेशन बराबर 0। यही होगा 0+0 = 0, क्योंकि मेरे पास 0 ही है तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 0 हो गया। अगर यदि मैं बोलूं ओवरऑल ऑर्डर तो ये हो गया, अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 तो वो क्या होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 दैट इज 0। अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 तो वो भी 0। इसका मतलब ये हो गया, मेरे को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, ऑर्डर किस तरीके से मेंशन किया है, कैसे हमने इसको देखा है, कैसे हमने इसको ऑब्जर्व किया या नोटिस किया। क्लियर, तो पहले इस चीज को समझ में आना चाहिए कि हमारे पास में ये रिएक्शन क्या हो रही है। क्लियर, अब देखो, अब इससे हम एक कॉमन सा एग्जांपल या कॉमन से एक रिएक्शन लेके चलते हैं, जिसके बेस पे हम इसके ऑर्डर को क्लैरिफाई करते हैं, क्या क्या नाम देते हैं, किस तरीके से हम बोलते हैं। क्लियर, जैसे मान लो सपोज करो, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, ये समझाने के लिए था। अब इसको हम ओवरऑल नोट करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, अगर मेरी रिएक्शन है A+B गिव्स C+D, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर मैं इसके लिए रेट लिखने की कोशिश करता हूं, रेट क्या होगा, K × A की पावर और B की पावर। ठीक है, यहां तक मैंने लिख दिया। अब पहली कंडीशन, इसकी पावर 0 हो सकती है, इसकी पावर 0 हो सकती है, तो मेरे पास ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ध्यान से बताना है, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया यहां पे, वो गया 0+0 = 0, 0 बन गया। इसका मतलब मेरे पास में इस रिएक्शन को, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑर्डर 0 आता है, इसका मतलब है ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन। बहुत आराम से समझना है, एकदम पोलाइटली, कि इसको बोला हमने 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो मेरे को, इसका मतलब 0 का मतलब क्या हो गया, किसी के पावर 0, इसका मतलब 1 और 1, A की पावर 1, A की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है 1 और 1, तो मतलब इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। अगर मान लो सपोज करो A के ऊपर 1 है और B के ऊपर 0 है, तो क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर दैट इज 1+0, 1+0, तो मेरे पास क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या बन गया मेरे पास में, 1 बना है 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरी रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कब, जब मेरे पास ये 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये 1+1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है मेरे पास में ये 1 हो, क्या पता मेरे पास ये 1 हो और ये 0। इसका मतलब समझना है, जब मेरे पास यहां पे ये था और ये था, इसका मतलब क्या था कि केवल रेट A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, B की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। जब मेरे पास में रेट डिपेंडेंसी हम देख रहे हैं, तो वो इनिशियल कंडीशन में हम रेट देख रहे हैं, वो रेट सिर्फ A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, B की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर हो गई बात, B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर मैं इसके अपोजिट दूसरा केस लेता हूं, 0 और ये 1, मैंने रेट निकाला, ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर, क्या हो गया 1, 0+1 दैट इज इक्वल्स टू क्या 1। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। मे भी मेरे पास में ऐसा हो सकता है, ये भी हाफ कम उसमें आ जाए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ये भी हाफ में पार्टिसिपेट करे, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाए। मतलब हमारे पास ये चीज देखनी है, कोई भी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे तो उस रेट से, और ये कभी भी हम अपनी मर्जी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।
ये एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा ये, ध्यान देना इस बात को, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो सपोज करो यहां पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, तो मेरे पास यहां से जो इसके लिए आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। यही बनेगा, यही बनेगा। अब बात आती है मेरे पास में, अगर यदि यहां पे x वैल्यू आती है, वो कुछ भी हो सकता है, अगर मेरी वैल्यू y आती है, ये कुछ भी हो सकता है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर दैट इज x + y इज इक्वल्स टू n। हम इसको n से इंडिकेट कर देते हैं, n से इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बना मेरे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब दूसरी चीज निकल के आती है कि हम यहां पे जो k मेंशन करने लग रहे हैं, k ये तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन है, k क्या है फिर, k है मेरा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन का कांस्टेंट है ये तो, और ये कौन सा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये क्या होगा, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। इसको हम कई बारी अलग टर्म में भी इंडिकेट कर देते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक, वो अलग अलग टर्म्स है। मेजरली हम इसको देखते हैं रेट कांस्टेंट के टर्म में, मेजरली रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेट कांस्टेंट क्या चीज है, ध्यान से समझना है। अब सिंपल सी बात है, हम यहां पे जो रेट निकालेंगे, रेट कांस्टेंट क्या होगा, अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय a की पावर x b की पावर y। जैसे हम पीछे निकाल रहे थे कंडक्टिविटी, क्या हो रहा था, कंडक्टिविटी वो हो रहा था, अगर मेरे कोई भी सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने पढ़ा है, अगर उसकी लेंथ 1, उसका एरिया 1 अज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास जो भी कंडक्टेंस होगा, वही तो बात थी, अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सिमिलर तरीके से अगर मेरे को यहां पे रेट कांस्टेंट निकालना है, मैं किसी भी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, इनको मैं 1 बना लेता हूं। ये 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ये भी मेरा 1 मोलर है। अगर मेरे पास ये 1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, की पावर x, तो क्या होगा, 1 ही तो होगा। इसकी पावर 1 मोलर की पावर y, दैट इज 1। अगर मेरे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन हैं वो 1 मोलर है, तो उस टाइम में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो उसी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। जब हम क्या मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि मेरे पास जो कंसंट्रेशंस होंगी वो 1 मोलर है, 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो उस टाइम में जो रेट होगा वो रेट किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होते हैं। बात क्लियर हो गई, एकदम बात क्लियर है। तो यहां से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। क्या बनती है वो, मेरे पास यहां से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बारी वेरी करेगी, कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, यहां पे यूनिट पढ़ रहे थे, वो यूनिट कांस्टेंट हो रही थी, लेकिन ये यूनिट कभी कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास में ये ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। भाई मान लो यहां पे एक कंसंट्रेशन है 2, अगर यदि मान लो यहां पे इसकी पावर 1 है, तो ये 1 भी हो सकता है। मोल पर लीटर लिखेंगे कैसे, देखो जैसे ध्यान से समझना है। रेट को हम क्या लिखते हैं, रेट होता है हमारे पास में dA/dt, मतलब कंसंट्रेशन में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वो हम जानते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट तो ये होती है, रेट की यूनिट तो ये होती है। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, उसकी यूनिट ये होती है। तो हमारे पास ये यहां से क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू K, क्योंकि K की यूनिट तो हमें पता ही नहीं है। इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर।
इसका मतलब ये हो गया, कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर, इसकी पावर x। आगे चलते हैं, b के पास चलते हैं, मोल पर लीटर, इसकी पावर y। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, एडअप होती है। तो हमारे पास क्या बन गया, k इंटू मोल पर लीटर की पावर x प्लस वाई। और x प्लस वाई किसके बराबर होता है, मैं यहां से साफ करके लिख रहा हूं x प्लस वाई, चलो यहीं पे लिख देता हूं, k इंटू मोल पर लीटर की पावर n, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बने, मैं इस टर्म को यहां से मोल पर लीटर पर सेकेंड, इस टर्म को उठा के लाया, इसके नीचे रखा, तो k की वैल्यू आ गई, क्या आई k की वैल्यू, k इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना है, क्या बना मेरे पास में, ये बन गया मेरे पास मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर पर सेकेंड की पावर n, की पावर n। मेरे पास यहां देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, मैं इसको उठा के ले जाता हूं ऊपर, मोल पर लीटर की पावर 1 इंटू मोल पर लीटर की पावर माइनस n। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटू सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। और मैं अगर बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड होती है, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट यूनिट, दैट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट यूनिट। अब हम इसकी यूनिट को कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेशन करते हैं, देखो ध्यान से समझिए। अगर मेरे पास में ये यूनिट का फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला डिपेंड कर रहे हैं केवल और केवल n की वैल्यू पे, n वैल्यू पे। अगर n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पहली टर्म क्या, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, k इज इक्वल्स टू, क्या होगा, k इज इक्वल्स टू, यहां पे वैल्यू 0 रख दो, 0 रखते ये वाली टर्म 0, 1 माइनस 0 दैट इज 0, तो मेरे पास क्या बन गया, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। तो यहां पे 0 बन गया, ये क्या आ गया 1, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किसके लिए बनी, k इज इक्वल टू 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये बन गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड स्टेप हमारा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका मतलब क्या है, k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस 1 दैट इज 0 और 0 किसी की भी पावर 0, इसका मतलब क्या है 1 बन गया। तो ये क्या वैल्यू होगी इसकी, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स होगी, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब कोई जरूरी नहीं हम टाइम सिर्फ सेकंड में ही लेंगे, कोई जरूरी नहीं है, आपको बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होंगी, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होंगी उनमें आपको पर ईयर भी लिखा मिलेगा, पर सेकंड भी लिखा मिल सकता है, पर आर भी लिखा मिल सकता है, पर डे भी लिखा मिल सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास में टाइम किस यूनिट में दे रखा है। बात क्लियर है। तो हमारे पास में क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट की यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ईयर इनवर्स, वो जो भी है। बात क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड ऑर्डर के लिए कई बारी, बहुत बारी इसी के बेसिस पे, इसकी जो यूनिट है उसी पे खेल खेल के क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, क्वेश्चन में फंसा दिए जाते हैं। क्लियर है। थर्ड, अगर मेरे को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करनी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसका मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट किसके बराबर होगी, दैट इज मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये हो गया। तो यूनिट क्या बनी इसकी, n की जगह पे क्या लिखना है 2, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो मोल
पर लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। और यूनिट क्या बन गई है, बदल गई है। मोल पे -1, लीटर पे -1 ऑलरेडी है और साथ में -1 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास यूनिट हो गई लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए ध्यान से, मेरे पास में यूनिट ऑर्डर के साथ में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके साथ में वेरी करने लग रहे हैं। क्लियर है? तो यूनिट का सबसे ज़्यादा ध्यान देने, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो भी होगा आपको ये जर्नल फॉर्मूला याद रखना है। आप इसको ऐसा याद रख लो या फिर आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो, रेट कांस्टेंट क्या बन रहे हैं, वो बन रहे हैं मेरे पास कंसंट्रेशन की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट वेरी करवाएगा अपनी यूनिट को, किसके रेस्पेक्ट में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए यहाँ तक जितना भी पढ़े, क्योंकि ये सब चीज़ें हम जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। क्लियर हो गई बात? तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से हमने इंडिकेट किया है, किस तरीके से मेंशन किया है कि यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो 0 ऑर्डर होगा। मान लो आपको बोल दिया, ध्यान से एक और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, एक छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर मान लो सपोज करो, किस तरीके से लिखा मिलेगा या किस तरीके से आएगा, मान लो सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है A + B गिव्स C + D, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे हाथ में नहीं है। अगर मेरे को बोला कि यहां पे ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में आपको रेट मेंशन करने हैं, ठीक है हम कर देंगे। पहली चीज आपको दे दिया, क्या दिया, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है किस पे, ए की कंसंट्रेशन पे, बट नॉट डिपेंडेंट ऑन किस पे, बी पे डिपेंड नहीं कर रहे। रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड कर रहे, बी पे डिपेंड नहीं कर रहे, पहली चीज, ठीक है मान लिया। दूसरी बात आपको ये दे दिया किस तरीके से डिपेंड कर रहे। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को मैं अगर ऑब्जर्व करता हूं, कब, जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज करता हूं, कितना, अगर यदि मैं उसको डबल कर देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, एक केस, वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है, सेकेंड केस 8 टाइम बढ़ जाता है, थर्ड केस। फर्स्ट केस जब वो 8 क्या हो गया, 2 टाइम बढ़ा, सेकेंड केस जब वो 4 टाइम बढ़ा, थर्ड केस जब वो 8 टाइम बढ़ा, ठीक है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको सोल्व करना है, ठीक है, किस तरीके से लिखोगे, उसका ऑर्डर क्या होगा, फाइंड करवा ले कि बताइए इन तीनों केसेस में मेरे पास में रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। लिखने पहली चीज आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहला काम आपको ये करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो वो हमेशा क्या मान के लिखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन मेरा दोनों के दोनों कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है K इंटू A इंटू B, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब इसकी पावर x, इसकी पावर y। हमें नहीं पता है अभी फिलहाल हमें नहीं पता है कि मेरे पास A की पावर कितनी है और B की पावर कितनी है, हमें नहीं पता है, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, डिपेंड कर रहे हैं किस पे, ए पे डिपेंड कर रहे हैं, क्या वो बी पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया, ये आइडिया मिल गया कि ए की पावर तो है, कितनी है ये अभी नहीं पता है, ये नहीं पता है अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं और वो एक्स है। क्या वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, मुझे ये बात पता चल गई बी की पावर 0 है, तो बी की रेस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट ऑफ बी की रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होगा। मुझे पता चला y = 0,
0 है। अब हम पहला केस लेते हैं, कब? तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या आ गया हमारे पास में, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, यही आया। फर्स्ट केस लेते हैं, जब रेट को डबल किया, जैसे हमने, ये मेरी R1 है, जैसे मैंने रेट को डबल किया, जब मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया, किसकी कंसंट्रेशन को, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ट्वाइस ऑफ ए की पावर एक्स। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ R1। इस केस में क्या बना, ट्वाइस ऑफ R1, क्योंकि वो बोल रहे हैं R1 मेरे पास कितना था, जितना भी होगा, जब मैंने ट्वाइस किया तो ट्वाइस ऑफ R1 हो गया। R2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जो सेकंड रिएक्शन के लिए हम R2 ले रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ R1 के, जो पहली रिएक्शन का रेट था उसके डबल हो जाएगी। हमारे पास ये 2R आ गया। अगर मैं यहां से सोल्व करूं, इसको सोल्व करूंगा तो 2R, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो K से K कट गया। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R1 से R1 कैंसिल, 1/2 इज इक्वल्स टू A की कंसंट्रेशन X टू A की कंसंट्रेशन X। यहां से बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, X की वैल्यू निकालनी हमने, तो 1/2 इज इक्वल्स टू A की पावर X अपॉन A की पावर X इंटू 1/2 की पावर X, कट गया। 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर कितना, 1। तो X की वैल्यू कितनी, X इज इक्वल्स टू 1, X की वैल्यू 1। फर्स्ट केस में X इज इक्वल्स टू 1 है, Y इज इक्वल्स टू 0 है। ये तो आप सिंपल मैथ है कि यहां पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो 1/2 की ओवरऑल पावर 1, 1/2 की ओवरऑल पावर X। अगर दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब X की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अरे X की वैल्यू 1 ही तो होगी, तभी तो मेरे पास बराबर होगी। तो ये X की वैल्यू 1, ये आ गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, चलो सेकंड केस को सोल्व कर लेते हैं। सेकंड केस कह रहे हैं मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है R1 वो तो K इंटू A की पावर X है। इससे समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना है। सेकंड स्टेप में बोला, जब R2 को मेंशन किया तो अगर मेरी रेट ऑफ रिएक्शन वो डबल की बजाय अब वो 4 टाइम्स हो जाती है, 4 टाइम्स ऑफ A की पावर X, 4 टाइम्स हो जाती है। जब रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाती है तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम किसकी होगी, R1 की तो होगी, 4 ऑफ R1। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, 4 ऑफ R1। जब मैंने उसको डबल किए, सॉरी ये 4 टाइम्स हो जाती है, जब मैंने उसको डबल किया तो पहले तो वो डबल हो जाती है, फिर 4 टाइम हो जाती है, फिर वो 8 टाइम हो जाती है, ऐसे लिखा है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं यहां से इन दोनों को क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो R1 से R1 कैंसिल, K से K कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 1/4 इज इक्वल्स टू A की पावर X डिवाइडेड बाय A की पावर X इंटू 1/2 की पावर X। इसका मतलब यही हुआ। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 1/2 A की पावर X से एक ये कैंसिल, 1/2 की पावर ओवरऑल 2। देखो 1/2, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4, ये इसी के बराबर है, इनटू इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर X है। तो X की वैल्यू क्या आ गई, X की वैल्यू आ गई मेरे पास में दैट इज 2। सेकेंड स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में X इज इक्वल टू 1, Y इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में X इक्वल्स टू 2, Y इक्वल्स टू 0, यही आया। थर्ड केस लेते हैं जहां पे हमारे पास में सेम स्टेप है, कुछ नहीं है, R1 इज इक्वल्स टू K इंटू A की पावर X। सेकेंड स्टेप, जो थर्ड स्टेप है वहां पे R1 क्या हो जाता है, दैट ऑफ 8 टाइम्स ऑफ R1, फर्स्ट यूनिट का, फर्स्ट केस का 8 टाइम्स हो जाता है, इंटू K इंटू A की पावर, कब, जब मेरे पास में 2 को बढ़ाया तो हमारे पास में जब उसको डबल किया तो वो 8 टाइम्स हो जाता है। थर्ड केस यही है, तो हमारे पास इनको डिवाइड कर देते हैं, R1 से R1 कैंसिल,
k से k कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/8, a से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर x। 1/8 इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, और ये हो सकता है 1/2 की पावर x। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3। तो तीसरे केस में x इज इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा इसके लिए, तो मेरे पास में ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन के लिए फर्स्ट के लिए, तो x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, तो ओवरऑल ऑर्डर 1। इसके लिए क्या होगा, दैट इज 2। इसके लिए क्या होगा, दैट इज 3। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उसके अलावा भी कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास में है वो ये है कि हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, किस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। पहले इस चीज को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, समझ के देखना, कोई भी डाउट हो क्लियर करना। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।